हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का सोशल साइंस का जो है चैप्टर नंबर करेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10 का है और बोर्ड का एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है, तो इसको हम लोग जो है एक समरी के रूप में देखेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हर एक देश में कभी ना हर एक देश जो है, अगर इतिहास देखा जाए तो हर एक देश कभी ना कभी गुलाम रहा है और किस तरह से उसमें राष्ट्रवाद का उदय होता है और किस तरह से उसको आज़ादी मिलती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही साथ राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। मीन्स कि जिस तरह से यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का और राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, उसी तरह से भारत में, वियतनाम में जितने भी गुलाम जैसे कि बहुत सारे देश थे, वहाँ पे किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और कौन कौन से घटनाएं हुई और विरोधी आंदोलन चले और जिससे कि आज़ादी मिली किसी भी देश को, इस बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो मेनली यहाँ पे हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किसने जो है कि विरोधी आंदोलन चलाए और क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन सब में, उसके बारे में भी देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय का यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि क्लास 8 में भी जो है कि हम लोगों ने कि सोशल स्टडीज में ये चीज़ें पढ़ी हुई है कि राष्ट्रवाद भारत में कैसे उदय हुआ। और इसके इस चैप्टर में हम लोग जो है 1920 के दशक और उससे आगे जो है किस तरह से क्या क्या आंदोलन चले और जो उसमें खास था वो है असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरह से देश हमारा आज़ाद हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है राष्ट्रीय आंदोलन जो ये 6 अप्रैल को 1919 में हुआ था। तो सड़कों पे इस तरह से लोग जो है निकल गए थे जुलूस लेके। तो यहाँ पे चलिए हम पढ़ते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो देखिए, जब विश्व युद्ध होता है तो उसमें हर एक देश जो है इन्वॉल्व होता है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे बात चल रही है 1919 में। सबको पता है कि 1919 में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, उसमें नए सामाजिक समूहों को शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। मीन्स कि 1919 का जो विश्व युद्ध था उसमें बहुत सारे देश शामिल थे और उसमें जो लड़ाई का जो तरीका था वो भी कुछ अलग था। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे, विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। तो इससे क्या हुआ कि सभी जो देश थे वो अपनी रक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा खर्च करने लगे थे और जब हम किसी भी देश को खतरा होता है और अपनी रक्षा व्यवस्था को बढ़ाता है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं और जब खर्च करने पड़ेंगे तो वो देश के लोग ही उसकी भरपाई करते हैं। तो इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पे कर्जे लिए जाते थे और जो है कि करों की में भी वृद्धि कर दी गई। जैसे टैक्स हम देते हैं, कर देते हैं गवर्नमेंट को, हर एक इंसान देता है, हर एक देश में रहने वाला हर इंसान उस देश की गवर्नमेंट को कुछ कर देता है, टैक्स देता है, सीमा शुल्क। तो ये सारी चीज़ें जो है बढ़ा दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर भी शुरू किया। जैसे कि नौकरी जो लोग करते थे उनकी जो तनख्वाह थी उस पर भी टैक्स लगा दिए गए और जो है बहुत सारे सामानों की जो कीमतें थी, रेट थे, वो भी बढ़ गए। तो 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। मीन्स कि गाँव से ले जाके लोगों को सिपाही में भर्ती कर दिया जाता था कि वो जाके देश की रक्षा करे, देश के लिए लड़े। तो ये बात गाँव के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। इसी तरह से 1918 और 1919 में और 1920 और 1921 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई।
ठीक है, जिसके कारण जो है खाद्य पदार्थों का भी भारी अभाव हो गया था। इसमें क्या हुआ कि जैसे कि लड़ाइयाँ तो चली रही थी और उस लड़ाइयों से निपटने के लिए सरकारें बहुत सारा टैक्स ले रही थी और ऊपर से जो खाद्यान्न थे वो भी फसलें खराब हो गई और कुछ महामारियाँ भी फैल गई थी। जैसे कि फ्लू की महामारी जो है फैल गई थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण जो है कि 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि फ्लू की जो महामारी थी, फ्लू था उसकी वजह से, और खाद्यान्न में जो कमी थी, खाद्य पदार्थों की जो कमी थी, इस सब को मिला के 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का नया ढंग और नया तरीका पेश किया। ठीक है, सत्याग्रह का विचार। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो जनवरी 1915 में भारत लौटे। ठीक है, और इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की, तो ये जो दक्षिण अफ्रीका में थे गांधी जी, जब वो वहाँ से आए तो वहाँ से उन्होंने कुछ अपना एक पूरा एक प्रोजेक्ट टाइप का बना के आया कि उनको कैसे आज़ादी दिलानी है, और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। मीन्स कि गांधी जी का ये कहना था कि जितने भी यूरोप है और ब्रिटेन है, वहाँ पे जो है कि शस्त्रों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, विनाशकारी शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। अंग्रेज युद्ध में जो है अंग्रेज जो है युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। ठीक है, तो जितने भी अंग्रेज है वो सारे के सारे युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, और इसलिए जो है कि मीन्स कि इनका ये था कि अंग्रेज तो लड़ेंगे और उनके पास शस्त्र भी है और हमारे पास तो शस्त्र भी नहीं है और हम लड़ भी नहीं सकते भारत के लोग। तो यहाँ पे उन्होंने सत्य को ही अपना क्या बनाया था, अस्त्र बनाया था। तो इसमें क्या था कि मीन्स कि आपको जो है आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आपको किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक बल की भी आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। फिर क्या हुआ, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, गांधी जी ने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की बीमारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रायल एक्ट की। तो मीन्स कि गांधी जी ने यह जो एक अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, इससे वो बहुत खुश थे और उन्होंने
1919 में जो है कि अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव लाया था, रॉयल एक्ट जिसका नाम था, तो उसके खिलाफ में उन्होंने एक आंदोलन चलाने का फैसला लिया और उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसमें कि लेकिन विरोध होता रहा, लेकिन यह एक्ट जो है वो पारित हो गया। और इस एक्ट में ये था कि राजनीतिक सरकार के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, मीन्स कि यह एक्ट जो था, रॉयल एक्ट जो था, राल्ट एक्ट यह था कि इसमें जो है कि इसमें क्या हुआ था कि जितने भी राल्ट एक्ट में जितने भी मतलब जो गवर्नमेंट है वो जितने भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उनको वो ध्वस्त कर सकती है और किसी को भी जेल में डाल के रख सकती है बिना किसी गलती के। तो महात्मा गांधी को ये बात अच्छी नहीं लगी और यह अन्यायपूर्ण कानून लगा और इसके खिलाफ उन्होंने अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। तो बहुत से शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। मीन्स कि इसमें क्या हुआ ना कि जैसे कि गांधी जी ने इसके विरोध में जो आंदोलन चलाया तब बहुत सारे शहरों में जुलूस और रैलियां निकलने लगी। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद हो गई और व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से अंग्रेज जो है भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। मीन्स कि अंग्रेज जो है डर गए। अमृतसर में बहुत सारे जगहों पर स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। पुलिस जो था अमृतसर में, इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसमें क्या हुआ था कि उस दिन जो है अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। यूँ कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग का जो मैदान था वहाँ पे मेला लगता था और वो जो जलियांवाला बाग जो मैदान था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। उस दिन जो अमृतसर में सारे गाँव वाले मीन्स कि उस मेले के लिए शिरकत करने के लिए वहाँ सभी के सभी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनको ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। ठीक है, मार्शल लॉ के बारे में उनको नहीं पता था। तो जनरल डायर जो आया ना, हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जलियांवाला बाग का जितने भी आने जाने के रास्ते थे उसको बंद कर दिया और उसके बाद सिपाहियों ने जो है कि वहां पे लोगों पे जो है कि बहुत ही गोलियां चला दी और वो जो है ऐसा करके लोगों में डर पैदा करना चाहते थे। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में, तो इससे क्या हुआ कि लोग जो है डरे नहीं और ज़्यादा उन लोगों में जो है कि गुस्सा बढ़ गया और लोग जो है हड़ताल करने सड़क पे उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों की निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। तो सरकार ने क्या किया कि इसके लिए उन लोगों को मारने लगते। सरकार लोगों को अपमानित और आकंठित करना चाहती थी। मीन्स लोग जो खिलाफत करते थे उनके मुंह बंद करना चाहती थी। ठीक है, उनको जमीन पर नाक रगड़ने को और के लिए कहती थी, सड़क पर घसीट कर चलने के लिए कहती थी और सारे साहबों को सलाम कर मारने के लिए मजबूर करती थी। लोगों को कोड़े मारे गए। गाँवों को जैसे गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है,
भले ही राल्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। तो यह जो राल्ट आंदोलन था वो शहरों कस्बों तक ही सीमित था। गांधी जी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते हैं। उसके पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। मीन्स कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की हार गया था। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लाम विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 19 में बम्बई में एक खलीफा समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो सितंबर में 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो तभी जो है एक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन ये था कि जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी थे जो कि भारतीय थे, वो जो है अपना कार्य को करना बंद कर देंगे, और इससे क्या होगा कि जो ब्रिटिश शासक हैं उनको जो है कार्य जो कराना है वो नहीं हो पाएगा। मीन्स कि वो कार्य नहीं करा पाएंगे तो क्या होगा कि उनका शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। 1920 की गर्मी में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में सारे लोग इन प्रस्ताव पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे विदेशी कपड़ों को पश्चिम आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं लगाई गई। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके लिए अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन होने लगे। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। और मीन्स की शहरों में किस तरह से आंदोलन हुए, स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों ने छोड़ दिया, टीचरों और हेडमास्टरों ने पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। तो 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, जिसकी कीमत मीन्स कि पहले जो विदेशी कपड़े 102 करोड़ के आते थे
अब वो जो है 57 करोड़ के ही रह गए। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करना और विदेशी व्यापार में पैसे लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्था के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थान की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। तो इस तरह से जो है कि शहरों में आंदोलन किस तरह से हुआ, ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह हुआ। ग्रामीण इलाकों में किस तरह शहरों से बढ़कर यह असहयोग आंदोलन गांवों तक फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। अब इसमें क्या हुआ कि जितने भी सन्यासी बाबा रामचंद्र और इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे, उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पे उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग की लगान कम किए जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और व्यवस्था लग रहा है यहाँ पे। तो असहयोग आंदोलन जो है इस तरह से हुए, उनके कपड़े जला दिए गए और भारत के कपड़ों का यूज होने लगा। फिर जवाहरलाल नेहरू ने गांव-गांव में घूम के और जो है कि किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया और जून 1920 में जवाहरलाल अवध के गांव में जाते थे और वहां पे वो समझाने का प्रयास, बातचीत करके उनको समझने का प्रयास करते थे। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य नेतृत्व में अवध विकास सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनके कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाजों के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि जब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयां इच्छाओं से सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। जितने भी बड़े बड़े जंगल थे, जो भी जंगलों के आसपास गांव रहते हैं और उन गांवों से लोग जो है, उन गांवों के लोग जो है जंगलों में जाते हैं और वहां से लकड़ियां बीन के लाते हैं और उसके फल को खाते हैं और मवेशियों को चराने ले जाते थे। तो इस सारी चीज़ों पे उन्होंने रोक लगा दी। इससे पहाड़ के लोग जो थे वो बहुत परेशान हो गए और बहुत ही गुस्से में थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लग रहा था कि परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए
बेघर करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू कल दिलचस्प व्यक्तित्व था। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। मीन्स कि यहाँ पे उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। तो मीन्स कि यहाँ पे ये हुआ था कि जब इससे पहाड़ के लोग जब परेशान हो गए थे और उनको बहुत सारी परेशानियां होने लगी थी, तो और उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेघर करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। और मीन्स कि सरकार चाहती थी कि उन गाँव के लोग जो हैं कि जब उनको खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो उसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी राम सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्तित्व थे। मीन्स कि एक व्यक्ति थे जो कि जिनका नाम के सीताराम राजू था। उनके पास जो है बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आजाद हो सकता है। गुड़िम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। बगानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव पर रख पाएंगे। 1864 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यह इजाजत उन्हें ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए तो हर एक को गांव में जमीन मिल गई, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई हुई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के सरकार में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसा युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम पर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर, तो वे वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। तो यहाँ पे दिखाया गया है सविनय अवज्ञा की ओर। यहाँ पे जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था इसके बारे में हम देखेंगे। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और लोग सत्याग्रहियों को व्यापक
को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना कि भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 19 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गए। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी संस्था ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में असंवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविंग ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। रोज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा क्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यमवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 30 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। तो इसके लिए इन्होंने नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक जो है एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी
पहरेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक की मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 40 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में जो है कि हजारों लोग नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानून करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफर खां को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साए भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब गांधी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहले सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकारी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। इसके बदले सरकार जो है राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। उनके बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1901 आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? तो लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया? उन्होंने आंदोलन में गांव में संपन्न किसान जो समुदाय थे, जैसे गुजरात के पट्टीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो
तो इसके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। इसके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई और इसके फलस्वरूप बस में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदार के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर हुआ। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। विश्व के विदेशी पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी अपने वैश्विक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं का आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने व बेचने से इनकार कर दिया। ठीक है। इस तरह औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे मजदूर कांग्रेस के छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग, बहुत सारी महिलाएं जो हैं जेल भी गई। सरकारी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण जो इलाके थे में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और पत्नी की भूमिकाओं का निर्वहन करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। सविनय अवज्ञा की सीमाएं सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसे ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातनियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला
ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और पाप को छोड़ें। उन्होंने शिक्षण, सदाचार, आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही। वहां से विधायी पार्षदों के लिए केवल दलित को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली, जी आमरण अनशन पर बैठ गए में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी तो के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनकी एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दमित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को संघ की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय का फासला बढ़ता गया। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, मुस्लिम प्रांतों बंगाल और पंजाब के मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस बहुत मुबाहिस चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में संस्कृति पहचान खो जाएगी। सामूहिक अपनेपन का भाव, यहाँ पे हम लोग देखेंगे राष्ट्र की भावना तब पनपती है जब लोगों ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक कैसे विकसित किया? सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के चलते पैदा हुई। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना
छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान किसी तस्वीर में। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए लोग राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप लेने लगी। भारत माता की यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र ने बनाई थी। 70 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा, विभिन्न कलाकार यह तस्वीरें बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। राष्ट्र का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों व जन श्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर की नृत्य नाटिकाएं, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है। यह लोगों के असली विचारों और शिष्टताओं सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रीय भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज्यादा जागरूक होते गए। तो इस तरह से जो है कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को भरा गया और इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दिखाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी जो आत्म सहायता का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे।
उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महान उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। तो इस तरह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और इस तरह से लोग जो हैं कि इस भावना से प्रेरित हुए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए।